हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ये लोकतांत्रिक राजनीति जो पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर 1 की बात करें तो क्लास 9th में है, ठीक है। तो इसमें मैं देखता हूं कि पॉलिटिक्स जो होती है, ये राजनीति, ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती। मैं देखता हूं हम लोग खुद पढ़ते थे तो ये चीज़ें ज़्यादातर उलझी हुई होती हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे समाज में वोट वगैरह, इलेक्शन, लोकतंत्र, संविधान सब कुछ है, पर उतना गहरी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होती। क्लास में भी उस हिसाब से पढ़ाई नहीं जाती है। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और इस चीज़ पर कम से कम टीचर लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक समस्या है जिसका निवारण करना ज़रूरी समझा मैंने। इसलिए मैं आप लोगों की मदद के लिए मैंने सोचा कि इस पर पूरी तरह से कंप्लीट डेडिकेटिंग बैच, यानी कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे दिया जाए। तो मैंने ये प्लान बनाया है कि आप लोगों को लोकतांत्रिक राजनीति जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 9th वालों के लिए मैंने तो ये भी सोचा है कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की टोटल सोशल साइंस जो है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे इसकी हैबिट हो जाएगी। चलिए देखते बात करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति 2 की, जिसमें कक्षा 10 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से मैं NCERT से इसको कराऊँगा आप लोगों को, जो कि पूरी इसमें NTA यानी कि आपका कोई भी एजेंसी होती है जो इसी पे बेस पे कंपटीशन एग्जाम हो तो फिर कैसा भी इसी पे पेपर बनाती है। पूरा जो NCERT है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो पूरा NCERT बेस्ड ही है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, राजनीति को हम लोग समझते हैं। देखिए ये ऐसी सब्जेक्ट है, इसको आप रट नहीं सकते हो। रटोगे कितना रटोगे? रटने से उतना ही मिलता है जितना कि आप बिल्कुल जितना आप हार्ड वर्क करके रट सकते हैं। बाकी ज़्यादा आप समझ जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम करती है। इसलिए हम आपको समझाने पर फोकस करेंगे और सारे चैप्टर तो हम लोग पढ़ेंगे ही, क्वेश्चन आंसर भी यहाँ तक कि हम लोग समझने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको हम राजनीति समझाने आए हैं, तो आपको ध्यान से समझना है और इसको केवल ध्यान से सुनना है और समझना है। अपनी बुक लेकर के और एक पेन और रफ लेकर के जरूर बैठें। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ पे ज़रूर वर्ड लिखें रफ में। बाकी आपको समझना है ध्यान दे करके। पूरा बोर्ड पे ही PDF रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल है पूरा। और आपको एक बुक फिर भी लिए रहना है, क्योंकि पेंसिल से जहाँ पे हम बताएंगे इंपॉर्टेंस है, आपको उसको अंडरलाइन करना है। इतना चीज़ें करके रखना है, ठीक है। रेडी? अगर आपको सच में आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स यानी पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले राजनीति के बारे में बताते हैं। देखिए राजनीति क्या है कि आपकी, देखिए मैंने जैसा एनालिसिस किया है, मैंने पूरा क्लास 6 से मैंने देखा है। क्लास 6 में ये चीज़ें सामाजिक और राजनीतिक जीवन से नाम के एक बुक है, जिसमें कि आपका पार्ट 1 क्लास 6 में मिल जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्लास 7th में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पार्ट 2, 8th में मिल जाएगा पार्ट 3। और जैसे आप 9th में आते हैं तो इस नाम से आ जाता है लोकतांत्रिक राजनीति 1, जो कि 9th में है। 2 आपका मिल जाएगा क्लास 10th में मिल जाएगा। तो मैं 6 से लेकर 8 तक इसीलिए पूरा एक सीरीज़ चलाना चाहता हूँ, ताकि हर एक बच्चा वो कंपटीशन की तैयारी जो करता है, PSC की हो, MPPSC की, यानी जिसमें UPSC की हो, जिसमें सोशल साइंस यानी GK पार्ट जो पॉलिटिक्स का है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील रहता है, उस चीज़ को मैंने पूरा कैप्चर करने की कोशिश करा। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आता है और टीचर की तैयारी करने वाले बच्चे भी जानते हैं कि ये जो सोशल साइंस है और पर्यावरण है, ये कितना ज़्यादा वर्ग 3 में, वर्ग 2 में सब कुछ में पूछा जाता है। अगर सब्जेक्ट वाइज वर्ग 3 में तो अनिवार्य है, जैसा आप देखते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल तो आप लोग समझेंगे। क्लास 9th का मैं भी आपको सिलेबस दिखा दूंगा, जिससे आप उसको कनेक्ट कर सकें। देखिए ये समझने की बात है, इसको जब तक हम रिलेशन से कनेक्ट करके नहीं समझेंगे, एक सिलेबस से कैसे कैसे वो क्लास 6 के लिए डिवाइड किया है, क्लास 7th के लिए डिवाइड किया है, क्लास 8th के लिए डिवाइड किया है, क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए, तब तक आप उसको बेहतर तरीके से नहीं कनेक्ट कर पा सकते, ठीक है। बिल्कुल। तो आपको हम चलिए बात कराते हैं क्लास 9th का पहले सिलेबस देखते हैं, उसके क्लास 10th का आपका चैप्टर 2 आज हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे ही चैप्टर 1 पूरा डेडिकेटिंग 3 पार्ट में पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया बेहतरीन तरीके से। आप उसको ज़रूर समझें। क्लास और चैप्टर 2 हम लोग यहाँ आप डेली पढ़ेंगे, चैप्टर 2 चैप्टर 3 सभी। 9th का भी हम चैप्टर 1 से चालू करेंगे, 6 का भी, लेकिन 10th का चैप्टर 2 से है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस 9th में है, क्या सिलेबस 10th में, क्योंकि 9th वाला कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपका 10th से, इसलिए 9th का भी समझना जरूरी उतना ही है। और 10th का फिर हम लोग आते हैं तो इसको विधिवत पढ़ते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन प्ले करके। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका है, इसमें मैं जहाँ पर देख पा रही क्लास 9th का सिलेबस है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला जो दिया है आपका अध्याय फर्स्ट में दिया है, इसमें आपका बताया गया है लोकतंत्र क्या है, ठीक है। इसमें लोकतंत्र के बारे में बताया है इसमें कि क्या होता है, और जिसमें कि लोकतंत्र क्यों और क्या है, इसमें आपको जानने को मिलेगा।
ठीक है। अब फिर अध्याय 2 में आप क्या पढ़ेंगे, संविधान निर्माण कैसे कैसे हुआ है, जो कि हम लोग संविधान केवल सुनते हैं, है ना, कि तब से लागू हुआ आज तक चल रहा, संविधान से ही सब कुछ चलता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कैसे निर्माण हुआ है, कैसे कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी है, सब कुछ डिटेल में। अध्याय 3 में चुनावी राजनीति क्या होती है, जैसे आप लोग देखते हैं आपके आसपास चुनाव वगैरह होते हैं, तो उसमें कैसे राजनीति की जाती है, वो सब चीज़ आपको महारथ इसमें बनाया जाएगा। अध्याय 4 है संस्थाओं का कामकाज, जैसे सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वो काम कैसे करती हैं, कामकाज, और उनमें क्या शक्तियां होती हैं जिनका यूज करके वो बखूबी निभाती हैं और उससे यूज करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अध्याय आगे की ओर। तो अध्याय 5 आप देख पा रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार, यानी कि एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का क्या अधिकार होता है, और क्या सरकारें जो बनती हैं उनका क्या अधिकार होता है, और कर्तव्य क्या क्या होते हैं। तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा क्लास 9th में, जो कि बेस है पूरी तरह से। ठीक है, इससे भी ज़्यादा बेस 6 से 7 और 8 का है, लेकिन 9th और 10th एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरी पॉलिटिक्स अलग कर दी गई, वहाँ सामाजिक भी जुड़ा हुआ है और राजनीति भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से राजनीति अलग है, इसलिए हम आपको क्लास 9 का दिखा रहे हैं। क्लास 9 में केवल 5 ही अध्याय हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। क्लास अब हम लोग देखेंगे 10th की, क्लास 10th का देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्लास 10th की ये आ गया है, जैसे अध्याय अलग होता है, इकाई अलग होता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे इकाई फर्स्ट में दिया गया है आपका अध्याय 1, लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी। इसको मैंने बहुत ही पूरी तरह से 3 पार्ट में मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसी चैनल पे आप जाएंगे, इसका प्लेलिस्ट ही पूरा बना हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सत्ता की साझेदारी। उसके बाद आप देखेंगे अध्याय 2 में संघवाद, इससे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग विधिवत पूरी तरह से, चाहे 3-4 पार्ट बनाना पड़े एक लेसन का, लेकिन हम लोग पूरा विधिवत समझेंगे और करेंगे उसको। ठीक है, बिल्कुल, तो आपको परेशान अब नहीं होना। संघवाद इकाई 2 में चलते, यानी कि आपका इकाई जो फर्स्ट उसमें 2 लेसन केवल है, फर्स्ट और सेकंड। इकाई सेकंड जो है अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, यानी लोकतंत्र भी दिखाएगा और उसमें कई तरह से विविधता भी दिखाई जाएगी, अलग अलग भिन्न भिन्न टाइप्स के आपको। अध्याय 4 में देखेंगे जाति धर्म और लैंगिक मसले क्या होते हैं। जातिवाद जो आपके बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे भाई अभी आपने देखा ट्रिपल तलाक जो था, है ना, वो वाला। धर्म से लेकर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लैंगिक मसले होते हैं, भाई लड़कों को ज़्यादा मानना, लड़कियों को कम, कहीं किसको ज़्यादा छूट दी गई, किसको कम, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे आरक्षण अभी एमपी का अपने ले लीजिए भाई, इसमें जाति पर दी गई, ओबीसी वालों को ज़्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है और कम वालों को कम। तो ये सारी चीज़ें आपकी विविधता, वहाँ पे सब कुछ मसले चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अध्याय हम लोग आगे चलते हैं, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग सभी को देखेंगे कौन कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको इसको बेहतरीन तरीके से पहले चैप्टर को समझना है, कैसे क्या काम होता है, कैसे नहीं होता है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से उसको कनेक्ट कर सके। चलिए आगे चलते हम लोग अध्याय इकाई 3 में और अध्याय 5 में। ठीक है, बिल्कुल देखिए इसमें दिया गया है आपका इकाई 3 जो दिया गया है, इकाई 3 इसमें समझते हैं हम लोग। अध्याय 5 में लिखा है जन संघर्ष और आंदोलन, यानी कि जन संघर्ष क्या होता है। जैसे अन्ना हजारे जी बहुत ज़्यादा अनशन करते थे, जन संघर्ष, जनता को साथ में लेकर चलते थे, वहाँ से केजरीवाल ने जन्म लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जन संघर्ष और आंदोलन है। अध्याय 6 में हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल क्या होते हैं। आप लोग देखते सुनते हो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि हम लोग को देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं, सिर्फ वोट देना जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अध्याय 6 में राजनीतिक दल क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। इकाई 4 में है अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। भाई लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, अच्छे ज़्यादा हैं कि खराब कम है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अध्याय 8 में देखेंगे आप लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र में चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं, समस्याएं क्या क्या आती हैं, इन चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे और क्या होता है ये भी जानेंगे। तो आपको बस समझते चलना है और एक दूसरे से कनेक्टेड करके देखना है, ताकि आपको समस्याएं ना हो। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हम लोग देखते हैं और भी हो सकता है। बस आपके लगभग इतना ही है। अध्याय 8 9th में अध्याय 5 तक और इसमें 8 तक है। इन सब कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 संघवाद। क्लास 10th का जो है उसको हम लोग विधिवत तरीके से आज पढ़ते हैं। ठीक है, और समझ तो गए कैसे क्या कनेक्टेड है, एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ ये देखिए संघवाद जो हमारा है, ये आप देख पा रहे हैं संघवाद क्या है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो इसमें आपको चलते हैं पहले परिचय में, इसमें दिया गया है, इसमें पिछला बताया होगा
हम लोग संघवाद के बारे में देखते हैं। ये देखिए संघवाद के बारे में आपसे दिया गया, डिस्कस किया गया संघवाद क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र बना दी जाती है एनसीईआरटी के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा ये फोकस किया गया इस चीज़ में। जैसे आप लोग ये चीज़ें जो बूझो और पहेली नामक जो 2 कैंडिडेट यहाँ पे रखे गए हैं, ये इसलिए रखे गए हैं ताकि जैसे देखिए एक होता है टीचर पढ़ा रहा, एक स्टूडेंट आप सुन रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम आपसे कनेक्टेड फिजिकली तो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है आपके मन में जो यानी कि सवाल आते हैं बहुत सारे, ठीक है, सवाल मन में उभर कर आते हैं कि सर ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो वो जो सवाल आपके हैं वो ये पिकअप करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने शिक्षक गणों ने मिलकर के इसको बनाया है, एजेंसियों ने, वो सबके मन में जो सवाल एक कॉमन होता था उसको इन पहेली और बूझो और पहेली नामक 2 कैंडिडेट से इनकी द्वारा यहाँ पे बताया जाता है क्या होता है क्या नहीं, और उसका आंसर अंदर भी इंक्लूड रहता है। ये बहुत अच्छी सेवा है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे, फिलहाल क्या होता है क्या नहीं इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, संघवाद क्या है। तो इसको सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं क्या होता है। देखिए ये क्या कहते हैं बूझो भाई, पहेली क्या कहती है। तो मैं थोड़ी उलझन में हूँ। देखिए कह रही है आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए। भारत की जो शासन व्यवस्था है उसका नाम क्या दिया जाए। यह एकात्मक है, संघात्मक है अथवा केंद्रीकृत है। कैसे हम जानेंगे क्या है, ठीक है। अब इसमें इसका सवाल सही है, आपके मन में भी आना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा राजनीति जानते हैं तो आपके मन में जरूर आएगा, नहीं जानते कोई बात नहीं, आगे जान जाएंगे। चलिए देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, ये कहती है मेरे उलझन है मन में कि भारत की जो राजनीति, जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, ठीक है, ना जानते होगे जान जाएगा। तो हम लोग भारत में रहते हैं, भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो सरकारें चलती हैं, नगर निगम में हो, ऐसा ग्रामीण एरिया में हो, गाँवों में हो, या फिर आपका केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी सरकारें जो है, शासन व्यवस्था जो यहाँ का है उसका क्या नाम दिया जाए। और नाम भी इसने दे दिया, आपको ऑप्शन भी दिया, ये सबसे अच्छी बात है। एकात्मक कहा जाए, मतलब किसी एक सरकार पे पूरा कंट्रोल होता है, या फिर संघात्मक कहा जाए, या राज्यों में कंट्रोल होता है, या कहा जाए केंद्रीकृत यानी कि केंद्र सरकार पे कंट्रोल होता है। तो इसमें इसके अलग अलग मतलब है। अब इसके मन में आ रहा, तब इसका उलझन यहाँ पे खत्म की जाएगी। जो इसके मन में उलझन चल रहा है बूझोगे तो वो उलझन खत्म हो गई। आइए देखते हैं यहाँ पे संघवाद के बारे में कुछ दिया गया है। आइए एक बार फिर से पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर, आपने एक लेसन जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी स्टोरी दी गई है। बेल्जियम और श्रीलंका के जो आपसी मसले थे, बहुत सारे जो राजनीतिक झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा जो कलह हुए, उसके बाद जातिवाद आया, उसके अकॉर्डिंग नेता बनते थे, सब कुछ उसमें मैंने कहानी बता रखी है, आप उसको ज़रूर देखें। फिर उसको देखें तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, उसको बदबद सुने समझें तब जाके आप उसको देखें, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। यानी केंद्र सरकार जो होती है, अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ भी केंद्र सरकार राज्य सरकार 2 चलती हैं। जैसे अपना मध्य प्रदेश है और अपना केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी है, और यहाँ भी राज्य सरकार में भी बीजेपी है। तो यहाँ पे 2 सरकारें होती हैं जो उनकी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, जिनको हम लोग अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए वहाँ पे क्या किया गया था, बेल्जियम और श्रीलंका में, वहाँ पे केंद्र की जो सरकार की शक्तियाँ जो थी थोड़ी कम कर दी गई थी, ठीक है, करना भी था। और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। प्रांतीय मतलब जो राज्य वाइज सरकार होती है, जैसे मुख्यमंत्री जो होते हैं, उनको ये दिया गया था, प्रोवाइड कर दिया उनसे कम करके। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। मतलब उनमें ऐसा भी रूल मेंशन किया हुआ था कि केंद्र सरकार जब चाहे तो आपसे वो शक्तियाँ ले सकती है। मतलब कुल मिला के आपको शक्तियाँ, मतलब एक होता है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, तो मतलब केंद्र सरकार ने आपको शक्तियाँ तो दे दी, लेकिन वो उन पे कंट्रोल कर रही कहीं ना कहीं, सही है ना। कंट्रोल इस प्रकार कर रही है कि भाई शक्तियाँ अगर आप उनके खिलाफ जाएंगे तो वो वापस ले लेंगे किसी ना किसी रूल लगा करके, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी समस्याएं होंगी, आगे देखते हैं। इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार और दे दिए गए, ठीक है। संवैधानिक अधिकार देखिए दे दिए गए इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। संवैधानिक अधिकार दिए गए, इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं थी। ऐसे अधिकार दे दिए गए अधिकार जिससे कि अब केंद्र पर अधिकार ना रहे, केंद्र का अधिकार ना रहे। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी। एकात्मक मतलब जो केंद्र पर पूरी तरह से डिपेंडेड हो, लेकिन उसने बदलाव किया और प्रांतों को भी दिया ताकि वो एकात्मक शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली में बदल सके, ठीक है।
श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था, श्रीलंका में एकात्मक था, केंद्र सरकार उस पर हावी रही थी, जिससे केंद्रीय सरकारें जो इसमें दिया गया है, एक मिनट, हाँ, श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे, ये देखिए इसमें दिया है कि तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, संघीय हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकात्मक संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था केंद्र प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुशंसिक इकाइयों के बीच बट जाती है। देखिए इसमें सबसे बड़ा इसलिए चाहते थे संघीय, ताकि केंद्र सरकार पे ही पूरा अधिकार है, जो केंद्र सरकार में बैठा रहे उसी के पास सारा अधिकार है, ठीक है। और ठीक है, इसमें दिया गया है आगे बढ़ जाता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, दो लेवल पे होती हैं। इनमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, यानी जो केंद्र लेवल की होती है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मसले देखती है। अब पूरे भारत मतलब जिस भी देश का होगा तो उसके देश के राष्ट्रीय मसले देखती है पूरी तरह से, ठीक है। और एक होती है राज्य, जो कि राज्य में, ठीक है, जिसके राष्ट्रीय महत्व विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो राज्य या प्रांत, ठीक है, होती हैं, जिसमें कि सरकारें जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, सही है ना। यानी कि केंद्र सरकार अगर एकात्मक शासन व्यवस्था होगी तो उसमें केवल केंद्र सरकारें हावी होंगी, जो कि प्रांतीय या राज्य सरकारों को आदेश देती रहेंगी और उनके अंडर में कंट्रोल करती रहेंगी, समय समय पर डराती भी रहेंगी। लेकिन अगर संघात्मक है, क्या है, संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार अपने कुछ अधिकार हैं जो स्वतंत्र रूप से निर्वहन करेगी, और कुछ प्रांत सरकार इन राज्य सरकार होती, जैसे अभी आप लाइक ले लो, अपने भारत में केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो वहाँ पे अपने स्तर पे मोदी जी कर रहे हैं, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में शिवराज मामा जी हैं जो कि बीजेपी के थे, अपने स्तर पे कर रहे हैं। यहाँ पे कमलनाथ जी भी आ जाएंगे, कोई और भी आ जाएगा, कोई अदर पार्टी, तो अपने हिसाब से करेगी, क्योंकि उसका पूरा अधिकार एक राज्य पे होता है। कहीं ना कहीं केंद्र का भी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ अधिकार सीमित हैं जो कि करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ये चित्र बनाए गए हैं जो कि बहुत ही सही है। देखिए हम लोग इसके मैप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या मैप बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें। संघीय राजनीतिक व्यवस्था का यहाँ पे देखिए वर्णन कर रहा है क्या है, ठीक। ये है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है ये, ठीक है, वहाँ का ये दिखाया गया है। मैक्सिको जो सिटी है वहाँ का, प्रशांत महासागर के पास, माइक्रोनेशिया यहाँ पे है, सेंट किट्स और नेविस, यानी कुल मिला के जहाँ जहाँ संघीय राजनीतिक व्यवस्था है उनको यहाँ पे रेड से दर्शाया गया है, ठीक है। ये देखिए कनाडा में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यहाँ रूस में बात करें तो संघीय है, भारत में भी संघीय व्यवस्था है, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में भी है, यहाँ पे नाइजीरिया में भी है, और यहाँ पे बात करें इथोपिया में है, संयुक्त अरब अमीरात में भी है, ठीक है। जहाँ जहाँ मतलब ये बेल्जियम में है, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में हो गया, स्पेन में हो गया है, अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील में है, वेनेजुएला में है, यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में यानी कि संघीय व्यवस्था है, यानी कि जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करती हैं अपना अपना, उन राज्यों के, उन देशों के नाम यहाँ पे आपको चित्र के मैप के द्वारा समझाया गया है, जो कि विधिवत तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हालांकि दुनिया के 193 देशों में से 193 देश अपने यहाँ एशिया महाद्वीप में, यानी विश्व के हैं टोटल, एशिया में तो कम है, एशिया में 47 से 48 के लगभग है, जिसमें से 193 देशों में से केवल 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था, यानी 25 देश, 193 मैटर होता है, बहुत सारी नंबर, बड़ी नंबर है ये, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 25 ही संघीय शासन व्यवस्था इसमें लागू की गई है। अब बताइए कितना कम है। लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है, इसी 25% में दुनिया की जितनी विश्व की पॉपुलेशन है उसका 40% इसी में रहती है, लेकिन 60% अलग है, क्योंकि छोटे छोटे देशों में हैं। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं, जो कि बड़े बड़े देश हैं वो सभी संघीय व्यवस्था चलते हैं। क्या आप इन मानचित्र में इन नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? हाँ, बहुत सारे हैं उसमें जो जहाँ पे रेड कलर नहीं था, यानी कि वो क्या था, एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पे थी, जहाँ पे केंद्र सरकार हावी होती है। तो आपने ये चीज़ जान लिया होगा कि जो उसका बोझों का, यानी जो
उलझन थी कि हम भारत की व्यवस्था को क्या कहा जाए। तो भारत में संघीय व्यवस्था लागू है, जिसमें केंद्र सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है। कुछ मसलों में दोनों इंटरफेयर जरूर करते हैं और एक दूसरे के थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल में होता है, बाकी डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होता। कुछ शक्तियाँ होती हैं जो कि बिल्कुल स्वतंत्र रखती हैं राज्य सरकारों को, ठीक है, केंद्र सरकार आपस में। तो भारत की जो है संघीय व्यवस्था है, एकात्मक नहीं है। एकात्मक और संघीय व्यवस्था अपने में आई होप की बहुत अच्छे तरीके से अंतर समझ लिया है कि संघीय क्या होती है और एकात्मक क्या होती है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। वो देखो कितनी यहाँ पे संघीय व्यवस्था में कितनी बड़ी ताकत है, आप समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है, पूरी ध्यान से, और कॉपी किताब लिए रहना है, पेन एक रफ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको पेंसिल से चलाना है या पेन से, ठीक है। बाकी आपको ध्यान से समझना है। जब चैप्टर समझे रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा और वहाँ पे समय नहीं लगेगा, बल्कि उसको भी अगर आप कहेंगे तो समझा दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर भी। देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को, देखिए केंद्र सरकार जो कि एकात्मक प्रणाली यानी कि केंद्र सरकार जो होती है इतनी बड़ी पूरी राष्ट्रीय होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको ये करना पड़ेगा। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। मतलब वो ये भी नहीं बता सकती कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जवाबदेही भी नहीं बनती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। यानी कि अगर राज्य का आदमी पूछ रहा है तो आम नागरिक या वहाँ की जनता, तो वो आराम से जवाबदेही बनती है। लेकिन केंद्र सरकार चाहे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तो कुछ मसलों में है जो कि हम आगे पढ़ाएंगे आपको, कुछ मसले कुछ शक्तियाँ हैं जो कि दोनों को कनेक्ट करती हैं, बट बाकी आप सोचो 90% तो स्वतंत्र होती हैं, ठीक। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। संघीय व्यवस्था में और क्या लॉजिक होता है और कितनी अच्छी व्यवस्था होती है इसमें, जो कि अधिकार आपको दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं, ठीक, आपको देखना है, समझना है। देखिए पहला नंबर क्या है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, या तो कम से कम 2 होनी चाहिए, केंद्रीय और राज्य 2 होने चाहिए, प्रांत वाले, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगला देखो दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। यानी जैसे देखिए केंद्र सरकार भी हमारे ऊपर जो भी रूल लाना होता लाती है और राज्य सरकार भी लाती है, यानी हमारे ऊपर ही दोनों सरकारें राज्य कर रही हैं। ये समझ गए हो गया। राज्य सरकार भी जैसे ये हमारे मामा जी हैं और वहाँ मोदी जी, दोनों लोग हमारे पास शासन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सरकारें। लेकिन पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे किसी से टैक्स लेना है, कर वसूल करना है, कानून बनाना है या कुछ अधिकार देना है, तो सभी राज्य का और केंद्र का अपना अपना अधिकार होता है, जिनकी क्षेत्र होता है अधिकार क्षेत्र, जहाँ पे वो ऐसा काम कर सकती हैं, कर वसूल सकती हैं, कानून बना सकती हैं, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझना है, ध्यान समझना है। विभिन्न स्तरों की विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। जो अब देखिए, जो संविधान है हमारे यहाँ है, जो 9th में आपने देखा भी टॉपिक में था संविधान का निर्माण, तो संविधान क्यों बनाया गया, इसमें सीधा सीधा उस राज्य की शक्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये राज्य सरकार की शक्तियाँ हैं और ये केंद्र सरकार की हैं, जिनका उपयोग कर सकते। यही एक गारंटी है कि राज्य सरकार दावे के साथ कर सकती है कि ये हमारा अधिकार है, हम करेंगे, आप कौन होते हो हस्तक्षेप करने वाले, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे गारंटी और सुरक्षा देती है, ठीक है। आप देखते हो कि केंद्र की सरकारें, जैसे मुख्यमंत्री लोग जब तक मंत्री रहते हैं ठीक है, कोई घोटाला करते हैं तो जैसे मंत्रिपरिषद से निकलते ही या फिर रहते हुए भी, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो अधिकार में आती केंद्र सरकार के, तुरंत उनको, चाहे वो मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनको अरेस्ट करने का रहता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको अदालत तक खींच सकते हैं, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। आप देखते हो कोई बच्चा नहीं जाता है। चौथा नंबर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या पॉइंट है, चौथा नंबर, ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती।
यानी संविधान के मौलिक प्रावधान जो दिए गए, मौलिक मेन ढांचा, उसको अकेले सरकार नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमत से ही हो सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ संविधान के मौलिक प्रावधान होते हैं जो कि दोनों सरकार मिलकर ही दोनों पास करेंगे, जब तक हस्ताक्षर करेंगे तभी पास होगी। पांचवा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालत जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है तो वो क्या करता है, राज्य की सारी समस्याओं को सुनने का अधिकार रखता है, सुनाने का। और केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है जो कि सभी राज्यों के लिए होता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद जो है, विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट निर्णायक की भूमिका निभाता है। वही जो कहेगा वो सही निर्णय करेगा या गलत, जो भी करेगा सुप्रीम माना जाएगा, यानी कि सही माना जाएगा और उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। राइट, 6 पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, ये क्या होता है। ठीक है, यस, देखिए 6 पॉइंट में वित्तीय स्व सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। यानी कि राज्य को कैसे कैसे पैसे आएंगे, कैसे कैसे नहीं, ये सबके स्रोत अलग अलग तरीके से सोर्स बनाए दिए गए हैं कि केंद्र सरकार कैसे पैसे कमाएगी, राज्य सरकार कैसे पैसे कमाएगी। सातवां, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, है ना, ये सब संघीय व्यवस्था में आता है। इस कारण संघीय व्यवस्था जो होता है, इस कारण से संघीय व्यवस्था, आगे देखते हैं कि गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है संघीय व्यवस्था के लिए। कौन कौन से? विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमत होनी चाहिए। यानी कि जो सत्ता का बंटवारा होता है दोनों सरकारों पे सहमत होनी चाहिए कहीं ना कहीं, यानी कि मेल खाता होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को ही मानेंगे, एक दूसरे के इंटरप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं और आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति होती है। ठीक है, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। यानी कि जो राज्य नए नए बनते हैं, सही है ना, नए नए बनते हैं, जैसे अपने यहाँ इस समय राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश भी 9 हैं, तो किस शर्त पे बनाए गए हैं, उनमें क्या शर्तें हैं और किस स्थिति में बनाए गए हैं वो लागू करता है उन पे। ठीक है, बिल्कुल, कि उनपे क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या नहीं दी। जैसे केंद्र सरकार की केंद्र शासित राज्य होते हैं, जैसे 9 है इस समय, तो सब केंद्र के अधीन होते हैं। भले वहाँ पे दूसरे सत्ता बन जाए, सरकार बन जाए, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का होता है और राज्य सरकारें, लेकिन जो राज्य होते हैं जो केंद्र के अधीन नहीं आते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, उनके अधिकार अलग होते हैं। समझ गए, बिल्कुल। केंद्र विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय शासन में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। कितने? 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका, ये 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, यानी 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, यानी कि संप्रभुता जो होता है साथ करते हैं, उसको सभी को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, बिल्कुल। अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। यानी भले राज्य और केंद्र मिल जाएं, लेकिन अपना अपना कल्चर, अपने अपने के यहाँ की क्षेत्रीय बोली भाषा और जो वहाँ के लिए जरूरी है वह सब चीज़ें अपने स्तर पे करते हैं। ठीक है, जैसे आप साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, ये सब साथ आकर के एक बड़े बड़े राष्ट्र मिल करके एक बड़ा राष्ट्र बनाते हैं, लेकिन अपने अपना कल्चर अपना अपना रखते हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वो केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं और अपने केंद्र से ज़्यादा वो ताकतवर होते हैं। आगे दिया है संघीय शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, देख लेते हैं क्या होता है।
ठीक है। गठन का दूसरा तरीका, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। यानी कुछ होते हैं जो बड़े बड़े जो अपने राज्यों का गठन करते बनाते हैं, जैसे जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो किसी ज़िले को राज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई, राज्य की कुछ कैटेगरी होती भाई कि उसकी लिमिट होती, कैसे क्या करना है वो चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं तो यहाँ पे सरकारें भी दूसरा तरीका गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। भारत भी में भी ऐसे होता है, जैसे हमने अभी बताया 36 राज्य हैं, 28 आपके स्वतंत्र राज्य हैं और आपके 9 जो है केंद्र शासित राज्य हैं। ऐसे ही बेल्जियम और स्पेन के उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है और अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। विशेष अधिकार जैसे जम्मू कश्मीर को है, केंद्र शासित प्रदेशों को रहता है, जैसे दिल्ली की सरकार अभी केजरीवाल जी की है, विशेष अधिकार के लिए दर्जा के लिए मांग कर रही है, लेकिन उसको केंद्र सरकार दे नहीं रही है। तो अपने यहाँ राज्य देश में क्या है कि केंद्र सरकार ज़्यादा हावी होती, ज़्यादा ताकतवर होती है राज्य सरकारों के मुकाबले में, ठीक है। हाँ, अब इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे और दिया गया है, बात बोले भेद खोले, यहाँ पे कुछ और दिया है, ये अलग तरीका है। अधिकार क्षेत्र क्या होता है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, वैधानिक यानी यहाँ पे दिया गया हो कि ये केंद्र सरकार का अधिकार है या राज्य सरकार का अधिकार है, ठीक है। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित हो। भौगोलिक सीमा मतलब यहाँ से बॉर्डर बाउंड्री जो होती है, ये राज्य आपका है, ये राज्य मेरा है, तो वो बाउंड्री बना दी जाती है वहाँ पे, ठीक है। अथवा इनके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है कि विषय मैटर करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपके इसमें दिया गया है जो कि आपको जानना चाहिए, रखा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पेज नंबर ये यहाँ तक हो चुका है हम लोगों का, ठीक है। इसमें काफ़ी पेजेस हैं अभी, है ना, इसके कम से कम अभी 2 पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो आज ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए हम लोग यहीं पे अभी स्टे करते हैं और अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इस जहाँ तक हमने शुरू से भी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पार्ट जा कर के देखना है। आपको डाला हुआ चैनल पे सब कुछ समझाया है मैंने, ठीक है, बिल्कुल। आपको बुक ले लेना है, रफ और अच्छे समझना है, उसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेना है। आज सेकंड चैप्टर की बात है, तो जितना मैंने अभी कराया उसको आपको बढ़िया समझ लेना है। और हाँ, जो भी आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं उसको भी आपको एक बार रीड कर लेना है पूरा चैप्टर, ताकि हम आगे दिन जब पढ़ाएं तो आपको 2 बार हो जाए। एक बार आप पढ़ेंगे खुद तो लगभग 50% आपको समझ में, कितना भी कमज़ोर होंगे तो 10-20% आ जाएगा। एक बार हम कराएंगे तो 70-80% पहुंच जाएगा। एक बार जब आप क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ऐसे करके कुल मिला के आप बिल्कुल एक्टिव रह सकते हैं और अच्छी बेहतरीन तरीके से राजनीति को समझ सकते हैं। क्योंकि आपको अगर क्लास 10th में है तो आपको पता है एक सब्जेक्ट से परसेंटेज बनने वाला नहीं है, सभी सब्जेक्ट में आपको बराबर है ना। बेस्ट 5 भी शायद हट जाएगा इस साल, ऐसा हमने सुनने में आ रहा है, लेकिन नहीं हटेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हट जाएगा तो फिर आपको 6 सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट को, सभी 100, 80-20 सभी होते हैं, तो उनको आपको सभी को बराबर ध्यान देना है, सभी से बराबर से रिजल्ट बनेगा। और ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसकी हेल्प मैं करने आया हूँ। तो आपको बिल्कुल भी देखना है, दोस्तों तक भी शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसी वीडियो लगती है और आपको और क्या इसमें चाहिए क्वालिटी, और क्या कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, वो सब हमें सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप मिल करके किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद।